हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अमन बंसल। तो उम्मीद करता हूँ आपका पोल साइंस का और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे और आने वाले कुछ दिनों में आपको हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक कवर करवा दूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो जानते हैं यूरोपीय चैप्टर 3 वर्ग, जिससे ये टॉपिक मैंने निकाला है। इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे और इसकी विशेषता, मेरिट्स और इसकी अवगुण और इसके पतन के कारण, तीनों चीज़ों को हम डीप में डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमारे टॉपिक का नाम है सामंतवाद। जानते हैं सामंतवाद क्या होता है और इसका उदय क्यों हुआ था, क्या रीज़न थे कि सामंतवाद का उदय होना पड़ा। ये क्या था, एक नई ज़मींदारी प्रथा थी। अब ज़मींदारी प्रथा क्या होता है, देखिए ज़मींदार कौन होता है, भूमि धारक, जिसके नीचे होते हैं किसान। किसान खेती करते हैं, कृषि करते हैं और उसका जो है टैक्स ओरिजिनल लैंड होल्डर को देते हैं, भूमि धारक को देते हैं। ये हुआ करती थी ज़मींदारी प्रथा। पर इसमें कुछ चेंज है यहाँ पर। ये क्या है, एक नई ज़मींदारी प्रथा है जिसके अंदर क्या है, इसको बोला गया है पिरामिडिकल सिस्टम भी बोला गया है। इसके अंदर पहले राजा होता है। राजा क्या करता है, लैंड देने लगा सामंत को। सामंत क्या है, न्यू लैंड होल्डर्स। अब राजा ने क्या करा, अपनी भूमि सामंत को दी और उस भूमि का नाम क्या पड़ा, जागीर। जागीर देनी शुरू करी। सामंतों के नीचे हुआ करते थे किसान। किसान क्या करते थे, खेती, जिसके बदले में वो टैक्स देते थे किसे, न्यू लैंड होल्डर्स को। उसमें से थोड़ा सा टैक्स न्यू लैंड होल्डर अपने पास रख के आगे पहुंचा दिया करते थे राजा के पास। ये थी नई ज़मींदारी प्रथा। तो इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहे, सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद से हमारा अभिप्राय है, यूरोप में मध्यकाल के आरंभ में राजाओं ने सामंतों को बड़ी बड़ी जागीरें, यानी जागीरों का शाब्दिक अर्थ है ज़मीन, लैंड देनी शुरू करी। उस पर कैसे नियम होंगे, क्या कानून होगा, कैसी व्यवस्था चली जाएगी, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में हुआ करती थी, सामंत नाम के व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी। इसी चीज़ को सामंतवाद बोला गया है। अब क्या हुआ, इनका उदय क्यों हुआ। एक टाइम ऐसा आया जब रोमन एम्पायर एबोलिश्ड हो गया, यानी उसका पतन हो गया। उसके बाद बर्बर जाति मुसलमानों ने यूरोप पर अटैक्स करने शुरू करे। तो काफ़ी देखिए, कभी युद्ध होता है, लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों पक्षों को होता है। तो यहाँ पर अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाँ, राजा के पास अपने लोगों को या अपने जो सेनापति हुआ करते थे उनको तनख्वाह देने को पैसा नहीं था। जिसके चक्कर में राजा ने क्या करना शुरू करा, एक नई प्रथा ईजाद कर दी, जिसका नाम क्या पड़ा, सामंतवाद पड़ा। ठीक है जी। सामंतवाद के नीचे किसान हुआ करते थे जो खेती करने के बदले टैक्स सामंत तक पहुंचाया करते थे, सामंत राजा तक पहुंचाया करता था, कुछ भाग अपने पास रखने के बाद। अब जागीर के बारे में थोड़ी सी विशेषता सुन लो, एक मार्क्स में पूछ सकता है कि सामंतों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा गया है। सामंतों को दी जाने वाली भूमि जागीर कहलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जागीर के बारे में एक विशेषता यह है कि ये जो जागीर है, जो लैंड है, इस पर जो लॉज होंगे, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे और जो भी फीचर्स होंगे, वो टोटली किस पर डिपेंड करेंगे, फ्यूडल लॉर्ड पर, यानी सामंत पर। एक सामंत अपनी फील्ड में, अपनी भूमि पर जैसे मर्जी चाहे नियम बना सकता है, वो उसकी अपनी इच्छा है। राजा को केवल व्यवस्था और टैक्स से मतलब है, यानी उस सामंत की जागीर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो और टाइम टू टाइम टैक्स राजा के पास पहुंचता रहा है। डेट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, कोई व्यक्ति, कोई नई मशीन, कोई नया काल, कोई नया युग, कोई नई प्रोसेस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि चलती जाएगी, उसकी जगह चेंज होती है, यानी वो पतन भी होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, देन कि वो एंड क्यों हुआ, एंड होने के पीछे के रीज़न क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरिट्स के बारे में जानते हैं, गुण के बारे में जानते हैं। शांति और व्यवस्था की स्थापना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने अपनी जागीर की पूरी जिम्मेदारी ले ली कि इनकी जागीर में जो भी होगा, जो नए नियम कानून लागू किए जाएंगे, जैसे भी शासन चलाना है, वो सामंत जाने उसका काम, उसको केवल टैक्स पहुंचाना है। तो एक विशेषता ये हुई, शांति बनने लगी और व्यवस्था की स्थापना हो गई। ये किसी
की जागीर है, उसकी जिम्मेदारी केवल इसके अंदर तक की है। उसने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू करा, जिसकी वजह से छोटी छोटी जागीरों में ये काम होना शुरू हो गया और पूरा का पूरा राज्य जो है शांति व व्यवस्था से भर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासन प्रबंध में सुधार। देखिए अभी मैंने क्या बताया, इन्होंने अपना शासन प्रबंध सही करा, किसी दूसरे सामंत अपना शासन प्रबंध ठीक करा, किसी तीसरे ने से ठीक करा, तो पूरा का पूरा जो एरिया था उसका शासन प्रबंध अच्छे से होने लगा, उसमें व्यवस्था ठीक से बनने लगी। कहने का मतलब है जिम्मेदारियां बढ़ गई। पोल साइज में स्थानीय शासन पढ़ाया, लगभग उसके जैसा पूरा नहीं है, पर एक तरीके से शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ पर हो गया। हम विशेषता भी लिख सकते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ पर। कृषि का विकास हुआ। देखिए सामंत को क्या चाहिए, टैक्स यानी पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, फार्मर्स से। फार्मर्स को क्या करना पड़ेगी, टैक्स पे करने के लिए, कृषि। तो ऑटोमेटिकली अगर कृषि नहीं हुई तो टैक्स नहीं जाएगा, फार्मर पे दिक्कत आएगी। तो इन्होंने कृषि करनी ठीक करी, कृषि से टैक्स पहुंचा सामंत पे, सामंत से पहुंचा राजा पे, जिससे क्या हुई, व्यवस्था बनी और कृषि की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। नैतिकता पर बल। देखिए इन्होंने शुरुआत में काफ़ी नैतिक रूप से कार्य करे, यानी फार्मर से पैसा लिया सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ने, उन्होंने आगे पहुंचाया किंग तक, राजा तक। तो अगर यहाँ से यहाँ पर गए 10, 5 अपने पास या 4 अपने पास रखे, 6 इन्होंने आगे पहुंचाए। शुरुआत में इन्होंने अपने पास प्रॉफिट को कम रखा, पर जब हम यहाँ पर दोष के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अपने पास ही ज़्यादा प्रॉफिट रखना इन्होंने शुरू कर दिया था और राजा तक कम जाया करता था, क्योंकि राजा तो चेक करने के लिए ना तो कोई अधिकारी नियुक्त था और ना ही कोई व्यक्ति इसको चेक करने आया करता था। तो ये था एक इसके अंदर का। और आगे जानते हैं सार्वजनिक नियमों का विकास। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जागीर के अंदर जो नियम कानून होंगे वो कौन संभालेगा, सामंत संभालेगा। तो भैया सार्वजनिक नियम बनने लगे कि मेरी ये जागीर है, इसके अंदर इस तरीके से लोग रहेंगे, इस तरीके से काम किया जाएगा, वो काम होना शुरू हो गया। राजाओं की निरंकुशता पर नियंत्रण। क्या हुआ, जिस प्रकार राजा का संबंध होता था सामंत से, उसी प्रकार सामंत का भी संबंध होता था राजा से। यानी अगर सामंत निष्ठावान है तो राजा को भी निष्ठावान रहना पड़ेगा, राजा अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। इस प्रकार का प्रोटोकॉल था। तो ये इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, फिर हम जानते हैं इसके अवगुण के बारे में। डीमेरिट्स यानी अवगुण। सामंतवाद के हम दोषों के बारे में जानते हैं। पहला दोष है युद्धों को प्रोत्साहन। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक सामंत नहीं होता था, अलग अलग सामंत होते थे। मान लीजिए जागीर है यानी ज़मीन, एक ये है, एक ये है, इसका लॉर्ड है पर्सन ए, इसका लॉर्ड है पर्सन बी। तो पर्सन ए क्या चाहता था कि ये वाली जागीर भी मेरे अंदर मिल जाए, इसका भी मालिक या सामंत जो है मैं बन जाऊं, जिसकी वजह से क्या हुआ, युद्धों को प्रोत्साहन मिला। ये सामंत लोग आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया ताकि इनकी जो जागीरें हैं वो बढ़ जाए। ज़्यादा बड़ी जागीर, ज़्यादा टैक्स आना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राजा तक भी कुछ पहुँचा देते थे। तो ये इसका एक अवगुण था। किसानों की दुर्दशा। देखिए किसान कोई जादूगर नहीं है कि वो खेत है उसके पास तो क्या कहते हैं कृषि पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए पर्यावरण उपयुक्त होना ज़रूरी है, भूमि में उर्वरकता होनी ज़रूरी है, उसके पास पर्याप्त साधन होने ज़रूरी हैं। ऊपर से यहाँ पर किसान के सर पे एक दर्द हो रहा है कि उसे टैक्स भी पे करना है। तो क्या हुआ, किसानों की दुर्दशा होनी शुरू हो गई। पहले एक टैक्स कम लिया करते थे, इन्होंने टैक्स में हाइकिंग कर दी, टैक्स रेट बढ़ा दिया। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टेटस वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी कि क्या नाम है इतना टैक्स पे किया जा सके। तो किसानों की दुर्दशा होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर इतनी उनकी बात को नहीं तवज्जो दी जा रही थी। कृषि की हानि। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि एनवायरमेंटल चीज़ें वहाँ पर सपोर्ट में नहीं थी कि एक अच्छे से प्रोडक्शन फार्मिंग वहाँ पर की जा सके। तो कृषि की हानि होने लगी। पर उन्हें क्या मतलब है टैक्स से, हाँ या ना। आप किसी में रेंट पे रहते हैं, आपका जो हाउस है या आप जहाँ पर स्टे करते हैं वो रेंट पर है, आप पूरे 20 दिन तक गायब थे, मकान मालिक तो कोई फ़र्क नहीं है ना, उसको तो क्या चाहिए, रेंट चाहिए। तो सेम यहाँ पर था, कृषि की हानि होने के बाद आप रेंट कहाँ से टैक्स कहाँ से सामंत तक पहुँचा सकते हैं, जिसकी वजह से ये दुर्दशा देखने को मिली। प्रजा का विकास बाधक। देखिए एक टाइम ऐसा आया जो सामंत था वो केवल अपनी वृद्धि कर रहा था, अपनी वृद्धि और सिद्धि में सार्थक था, अपनी सिद्धि वृद्धि करने में लगा हुआ था, अपने पैसे से मतलब था। देखिए ये 3 स्टेप थे, किंग, फ्यूडल लॉर्ड, फार्मर्स।
इसने क्या करा, इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। इसने केवल अपने आप को सुपीरियर रखा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, अपनी वृद्धि, अपने मान सम्मान को आगे लेकर जाना है। इस प्रकार की चीज़ सामने देखने को रही, जो कि इसका एक बहुत बड़ा दोष था। न्याय की दुर्व्यवस्था हुई। देखिए अभी मैंने बताया जागीर ए, जागीर बी, इनमें क्या है, इसका अपना न्याय करने का कोई रूल है, इसका अपना न्याय करने का कोई रूल है, न्याय करने की व्यवस्था। तो ये बिगाड़ हो गई। यहाँ पर बड़े से बड़े दंड को भी आसानी से स्किप कर दिया जा रहा है, पर वहाँ पर 5 रुपये की चोरी करने पर भी दंड दिया जाता था। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये डीमेरिट्स थे, इसके अवगुण थे। आगे बढ़ते हैं पतन के कारण। देखिए अभी मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ होती है शुरू होने के बाद अच्छी लगती है, उसमें विशेषता दिखती है, फिर कुछ समय बाद उसमें बुराइयाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, बाद में पतन हो भी जाता है या उसकी जगह कुछ और, उसकी जगह कोई और या कोई और व्यवस्था ले लेती है। तो सेम हुआ सामंतवाद के साथ, उसका पतन हो गया। पतन होने के पीछे कारण क्या थे, युद्धों में लीन होना। अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये युद्ध किया करते थे, एक दूसरे की जागीरों को छीनने की कोशिश किया करते थे ताकि ज़्यादा टैक्स आए, ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, और ये बेसिकली अपनी पर्सनल वृद्धि पर डिपेंड होने लगे थे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। देखिए क्या हुआ, किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स, फार्मर्स। किंग भी समझ गया कि ये केवल अपने आप को ऊपर रख रहा है, फार्मर भी समझ गए ये केवल अपने आप को ऊपर रख रहा है। तो किंग और फार्मर दोनों ने कहाँ ध्यान दिया, अपने राष्ट्र पर, यानी यूरोप की तरफ ध्यान देना शुरू करा। पैसे को साइड में रखा क्योंकि ये खोखला कर रहा था। इनको भी पूरी व्यवस्था में ये कीड़े की तरह, दीमक की तरह लग गया था। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये दोनों साथ हुए, जिसकी वजह से सामंतवाद का पतन हुआ। बारूद का आविष्कार। देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होते थे। एक समय क्या हुआ, सामंतों ने अपनी सेना रखना शुरू कर दिया और सामंत राजा को, किंग को आग दिखाना शुरू कर दिया। तो जिसके बाद क्या हुआ, राजा के पास आया बारूद। अब राजा इनसे डरता नहीं था, बल्कि सीने आँख में आग डालकर टक्कर लिया करता था और इनको पीटा भी करता था, यानी इनको पराजित किया करता था, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है। छापे खाने का आविष्कार। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आपको किसी के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट जानने हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। देखिए हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा सोर्स है, पर अपनी मीडिया जो है वो बिकी हुई है। तो छापे खाने का आविष्कार हुआ, लोकल लैंग्वेज में चीज़ें छापी गई। इनकी गलतियाँ, ये जो कांड कर रहे थे, इस प्रकार की प्रकाशन होना शुरू हुआ कि राजा तक पूरा कर नहीं पहुंचाया जा रहा जितना राजा का बनता है। तो इस तरीके से लोगों में चीज़ें फैली और इनका जो है पतन होना शुरू हो गया। राजा ने भी क्या कर दिया, निजी सेना, अपने पास एक सेना रखने लगे और इनको आग दिखाना या इनको भगाना शुरू करा, यानी व्यवस्था को अपने हाथ में अडॉप्ट करना दोबारा शुरू करा। जनता में शिक्षा का प्रसार होना शुरू हो गया। जनता क्या है, शिक्षित होने लगी। अभी मैंने बताया चीज़ों में छापा खाना आ गया, यानी छपाई शुरू हो गई। अब जनता के पास चीज़ें जो हैं छपकर आने लगी। इनकी जो बातें थी खुलकर लोकल जनता के सामने आने लगी, जिसकी वजह से सामंतवाद पतन की ओर बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सामंतवाद क्यों उदय हुआ, क्या था, क्या उसके गुण रहे, क्या अवगुण रहे, और पतन के पीछे के रीज़न क्या थे, वो सारा ख़त्म कराया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट, बाय।